Hello students, very good morning. Welcome to my channel Prep Easy Chemistry. In this video session we are going to discuss the properties of the electrovalent compounds and the covalent compounds. Okay? जैसे कि हम लोगों ने पिछले वीडियो सेशन में सीखा था कंपाउंड्स कैसे फॉर्म होता है, उनके बीच बॉन्डिंग कैसे होता है, फिर हम लोगों ने लुईस डॉट स्ट्रक्चर सीखा था इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड का और कोवैलेंट कंपाउंड का. ओके इस वीडियो सेशन में हम लोग स्टार्ट करेंगे इनके प्रॉपर्टीज के बारे में, ये कैसे फॉर्म करते हैं. तो चलो देखो, यहां पहला कंडीशन आता है आयनिक कंपाउंड और इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड. आयनिक कंपाउंड और इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड. तो देखो हम लोगों ने डिस्कस किया था कि आयनिक कंपाउंड जो है ये दे आर फॉर्म ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ व्हाट इलेक्ट्रॉन. फॉर्म ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. फिर याद करो यहां नेक्स्ट था कि जब ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहा है तो फॉर्मेशन ऑफ आयंस हो रहा है. दैट मीन्स हियर इलेक्ट्रोस्टैटिक force of attraction act between the opposite charge ions and the formation of ions occur due to the transfer of electrons. तो यहाँ ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा था जिससे आयंस बन रहा था और आयंस के बीच क्या हो रहा था, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा था जिनके कारण इनके बीच बॉन्डिंग हो रही थी. तो अब हम लोग देखते हैं कि प्रॉपर्टीज देखो पहला क्या है, दे आर क्रिस्टलाइन solid. That means they have some definite structure with crystal lattice. एक्चुअली क्या होता है कि जो आयंस होते हैं वो एक दूसरे से क्रिस्टल लैटिस में ज्वाइन करते हैं और सॉलिड का फॉर्मेशन करते हैं. और इन सॉलिड्स में क्या होता है, ये सब के सब एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं. जैसे यहाँ पे देखें तो यहाँ पे एक आयन होगा, यहाँ दूसरा आयन होगा, यहाँ तीसरा होगा, यहाँ पे, और इस तरह से ये आयन जो है एक दूसरे से क्या होंगे, कनेक्टेड होंगे. जैसे अगर हम लोग बात करें देखो सोडियम आयन ये क्या होगा, क्लोरीन से यानी कि ये निगेटिवली चार्ज आयन से अटैच्ड होगा. क्लोराइड. फिर देखो ये क्लोराइड जो है किसी दूसरे सोडियम आयन से अटैच्ड होंगे. सोडियम आयन. तो इस तरह से ये क्या होता है, एक डिफरेंट क्रिस्टल लैटिस का फॉर्मेशन करते हैं और ये सॉलिड होता है. ओके सेकेंड प्रॉपर्टीज देखो, दे हैव वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट. Actually, they have very strong intermolecular force of attraction and it is of electrostatic nature. इनके आयंस के बीच जो है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है ये बहुत ही स्ट्रांग है, और ये स्ट्रांग है इसलिए इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, बहुत हाई होता है. ठीक है, ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक force of attraction between oppositely charged ions. जो oppositely charged ions बन रहे हैं इनके बीच क्या होता है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और इनके कारण ये एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, अटैच होते हैं, और इसलिए इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, हाई होता है.
Next properties, third one, they are good conductor of electricity in molten or in aqueous solution, but they are bad conductor in solid state. तो देखो यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक क्या हो गया कि जब ये कंपाउंड्स जो हैं, ये जो मॉलिक्यूल्स हैं, जब ये आयनिक स्टेट में होते हैं, आयनिक फॉर्म में डिसोसिएट होते हैं, तो ये गुड कंडक्टर होते हैं। और आयनिक स्टेट में डिसोसिएट होने के लिए इनका बॉन्ड क्या होना चाहिए, ब्रेक होना चाहिए। तो जैसा ही हम लोग क्या करते हैं, इनको लिक्विफाई करते हैं, यानी कि इनको हीट करते हैं, तो ये क्या हो जाते हैं, मोल्टेन स्टेट में आते हैं, लिक्विड स्टेट में आते हैं। और इनके जो आयंस हैं, ये देख सकते हो, जितने भी आयंस हैं ये क्या हो जाते हैं, फ्री हो जाते हैं। और जब ये आयंस फ्री होते हैं तो फिर क्या होता है, ये गुड कंडक्टर होता है। ठीक ऐसा ही एक्वस सॉल्यूशन में जब इनको डिसॉल्व किया जाता है तो ये अपने आयंस में कैटायन और एनायंस में डिसोसिएट हो जाते हैं। और जब कैटायन और एनायन में डिसोसिएट होते हैं तो ये गुड कंडक्टर जैसा बिहेवियर शो करते हैं। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट, दे आर हाईली soluble in H2O but insoluble in carbon disulfide, CCl4, carbon tetrachloride, बेंजीन, C6H6। तो ये जो कंपाउंड्स हैं, इनमें ये जो सॉल्वेंट्स हैं, इनमें क्या होते हैं, ये इनसॉल्युबल होते हैं, इनकी सॉल्युबिलिटी नहीं होती है या इनमें डिजॉल्व नहीं होते हैं। लेकिन जैसे हम लोग वाटर में एक बार सोल्यूशन में डिजॉल्व करते हैं तो एक्चुअली क्या होता है कि इनके डिसोल्यूशन से हीट प्रोड्यूस होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एनर्जी ऑफ हाइड्रेशन। और ये हीट क्या करता है, इनके बॉन्ड को, इनके जो आपस में इंटर आयनिक बॉन्ड फॉर्म हो रहा है कैटायंस और एनायंस के बीच, वो डिसोसिएट हो जाता है और इस तरह से ये आसानी से क्या हो जाते हैं, एक्वस सॉल्यूशन में डिसॉल्व हो जाते हैं। तो ये हाईली सॉल्युबल होते हैं एक्वस सॉल्यूशन में, कुछ एक्सेप्शंस को छोड़ करके। ठीक है, तो इस तरह से ये इनका प्रॉपर्टीज हो जाता है। दे आर क्रिस्टलाइन सॉलिड, दे हैव वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट एंड इट इज ड्यू टू दी strong electrostatic force of attraction. They are good conductor of electricity in molten or in aqueous solution, but they are bad conductor of electricity in solid states. Okay, chalo, they are highly soluble in water but insoluble in carbon disulfide, carbon tetrachloride, benzene, even in ether. They are the solvent but it is highly soluble in water. Okay, चलो, तो इनको नोट करो, तो फिर हम लोग नेक्स्ट प्रॉपर्टीज डिस्कस करते हैं। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक, द फैक्टर विच इन्फ्लुएंस द फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड्स। आयनिक कंपाउंड के फॉर्मेशन में कुछ फैक्टर्स हैं जो क्या करते हैं, इनके फॉर्मेशन को इन्फ्लुएंस करते हैं। तो हम लोग देखते हैं फैक्टर्स जो क्या करते हैं, आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन को इन्फ्लुएंस करते हैं। ठीक है, तो देखो पहला है आयनाइजेशन एंथैल्पी और आयनाइजेशन एनर्जी, sometimes also known as आयनाइजेशन पोटेंशियल। इसको आयनाइजेशन पोटेंशियल भी बोला जाता है। तो देखो एक्चुअली इसका मतलब क्या होता है, जैसे मान लो कि हमारे पास एक मेटल है, तो मेटल में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स होंगे। यहां देखो ध्यान से, ये हमारे पास एक मेटल है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स है। अब यहाँ पे जो मेटल्स है इनमें अवेलेबल इलेक्ट्रॉन्स है। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है, तो हम लोग देखें इस इलेक्ट्रॉन को अगर हम लोग यहां से बाहर कर दें तो ये क्या हो जाएगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा आयंस में।
That means we have required some energy to remove the electron from the atom to convert it into cation. This energy is known as what? Ionization energy. ओके तो यहां हम लोग क्या कर रहे हैं, एक्चुअली इसको कुछ एनर्जी दे रहा है जिससे इसका इलेक्ट्रॉन जो है बाहर आ रहा है और फिर ये एटम जो है ये क्या हो रहा है, आयन में कन्वर्ट हो रहा है। तो देखो यहां पे क्या कहता है, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी required to remove electrons from the isolated gaseous atom to convert it into cation is called ionization enthalpy. Ionization enthalpy. अब देखो यहां से इलेक्ट्रॉन बहुत आसानी से हमें क्या करना है, निकालना है। तो इसके लिए हम लोग एनर्जी दे रहे हैं। तो अगर आपको कैटायन का फॉर्मेशन करना है तो आप क्या ज्यादा एनर्जी दोगे? बिल्कुल नहीं, आप कम से कम एनर्जी देना चाहोगे। तो कैटायन के फॉर्मेशन के लिए क्या होना चाहिए, जो आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू है वो मिनिमम होनी चाहिए। ठीक है, सो फॉर द फॉर्मेशन ऑफ cation, rather ionic bond, the ionization enthalpy of the matter should be लो, यानी कि इसका वैल्यू जो है ये क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। अगर मेटल का आयनाइजेशन एंथैल्पी वैल्यू कम है तो ये आसानी से क्या हो जाएगा, कैटायन में कन्वर्ट हो जाएगा और फिर क्या होगा, आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन जो है ये बहुत ही आसानी से होने लगेगा। तो इसलिए ये नेसेसरी कंडीशन हो जाता है कि जो मेटल्स हैं उनका आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या हो, लो हो, तो वो आसानी से क्या हो जाएंगे, मेटेलिक आयन में कन्वर्ट हो जाएंगे। ओके, तो ये हो जाता है हमारा आयनाइजेशन एंथैल्पी। अब ये चीज याद रखना है, लार्जर द साइज ऑफ द मेटल स्मॉलर विल बी इट्स आयनाइजेशन एंथैल्पी। जितना ज्यादा एटम का साइज होगा, इलेक्ट्रॉन को लूज करने की टेंडेंसी उतनी ही ज्यादा होगी और उसका आयनाइजेशन एंथैल्पी वैल्यू क्या होगा, ये ज्यादा होगा। ओके, लार्जर द साइज लार्जर विल बी आयनाइजेशन एंथैल्पी वैल्यू। ओके, चलो इसको नोट करो। तो हम लोग नेक्स्ट पॉइंट डील करते हैं। नाउ द नेक्स्ट फैक्टर दैट इज electron gain enthalpy or electron affinity। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, चलिए देखो ये क्या होता है, जैसे कैटायन के फॉर्मेशन के लिए एटम से इलेक्ट्रॉन आउट करते हैं, बाहर निकालते हैं, रिमूव करते हैं, ठीक वैसे ही अगर हमारे पास कोई नॉन मेटल, मान लो यहां पे कोई नॉन मेटल है, तो अब नॉन मेटल है, अब इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन को इन करा रहे हैं। तो अब ये इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, गेन करेगा, इलेक्ट्रॉन इसमें आएगा। तो जब इलेक्ट्रॉन इंटर करता है तो क्या होता है, एनर्जी जो है ये बाहर आता है। दैट मींस इट इज व्हाट, एक्सोथर्मिक प्रोसेस। और जब एनर्जी बाहर आ रहा है इलेक्ट्रॉन के इन होने से, तो ये एनर्जी का अमाउंट क्या होना चाहिए, हाई होना चाहिए। दैट मींस द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी फॉर द नॉन मेटल शुड बी हाई।
अगर इसकी वैल्यू हाई है तो फिर क्या होगा कि जो एनर्जी इवॉल्व होगी वो ज्यादा होगी और इस तरह से एनायन का फॉर्मेशन आसानी से होगा। ठीक है, और एनायन का फॉर्मेशन हो जाएगा तो फिर क्या होगा, आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन आसान होगा। दैट मीन्स द अमाउंट ऑफ एनर्जी released when isolated gaseous atom gain electrons and convert into anion is called electron gain enthalpy। तो यहां कंडीशन क्या हो गया कि जैसे ही एटम के अंदर आइसोलेटेड गैसेस एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन जब वो गेन करेगा तो एनर्जी इवॉल्व होगी, और ये एनर्जी अगर हाइयर है तो फिर क्या होगा, एनायन का फॉर्मेशन बहुत ही आसानी से होगा, और जिस भी एनायन का फॉर्मेशन आसानी से होगा तो फिर क्या होगा, आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन आसानी से होगा। तो यहां से क्या होना चाहिए, तो यहां से कैरेक्टर हो जाता है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ anion, rather ionic bond, the electron gain enthalpy of non-metal should be high. Higher the value of electron gain enthalpy, higher will be the formation of, easier will be the formation of what, ionic bond और anion। तो इस तरह से यहाँ पे कंडीशन क्या हो गया कि कैटायन का फॉर्मेशन आसानी से हो, इसके लिए क्या होना चाहिए, इसके लिए आयोनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू लो होनी चाहिए, और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो है नॉन मेटल्स के लिए, यानी कि इनका जो टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन गेन करने की वो हाई होनी चाहिए। इस तरह से एनायन के फॉर्मेशन के लिए क्या चाहिए, तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू हाइयर चाहिए, और तब ये दोनों अगर कंडीशन फुलफिल होगा तो फिर क्या होगा, बहुत ही आसानी से क्या हो जाएगा, आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। तो ये क्राइटेरिया हो जाता है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड्स। ओके, चलो अब इनको नोट कर लो। तो हम लोग नेक्स्ट डिस्कस करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड्स। ओके, चलो नोट करो। Now the next properties of covalent compounds. Okay, the covalent compounds actually form due to the sharing of electrons. Covalent compounds are formed due to covalent compounds are formed due to sharing of electrons. What is the first one? Actually they are solid, liquid or gas. Okay, some of them are solid but mostly they are volatile, liquids or gases in nature. So they are of all three states, that is solid, liquid or gases. For example,
CO2, N2O, NO2 are gases, while H2O, CS2 carbon disulfide, benzene C6H6, alcohol C2H5OH, they are liquids, and some of them are solid also, like glucose, urea, etc. They are of gaseous nature. Okay. The next, they have very low melting point and boiling point. They have very low melting point and boiling point, and it is actually due to the very weak intermolecular forces. That means the two molecules of covalent compounds are joined together with a very weak force, so they have very low melting point and boiling point. The next, the third one, they are bad conductor of electricity. That means they do not dissociate into ions, they are neutral in nature, so they are bad conductors. Okay. The last but not the least, the next characteristic, they are soluble in organic solvent like benzene, carbon disulfide, ether, but insoluble in H2O with few exceptions. Some of the compounds like glucose, urea, sucrose, etc. are soluble in water. They are soluble in H2O. But most of the covalent compounds are insoluble in the water, rather they soluble in organic solvent like benzene, carbon disulfide, ether, etc. So they are soluble in these substances. Okay, तो ये प्रॉपर्टीज हो जाते हैं कोवेलेंट कंपाउंड्स के. चलो इनको नोट करो. तो हम लोग नेक्स्ट आते हैं कोऑर्डिनेशन कोवेलेंट कंपाउंड के बारे में डिस्कस करेंगे. चलो इनको नोट करो. Now the next, coordination covalent compound. Okay, coordination covalent compound. Actually, when the electrons of a single atom, या ध्यान दो, electrons of a single atom shared between the two atoms, then the bond form is called what? Coordinate bond or coordination bond. Okay, तो देखो यहां पे क्या होता है, when the bond formation occur due to the sharing of pair of electrons of single atom between two atoms
is called coordinate bond. Okay, for example, NH4 plus SO2 SO3 etc. Here you may see that the nitrogen have 3 bonds with hydrogen and having 1 lone pair. नाइट्रोजन के पास क्या है, 3 बॉन्ड पेयर्स हैं, इनके ऑक्टेट पूरे हैं, लेकिन यहाँ पे एक एक्स्ट्रा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। अब देखो क्या होता है, H+, जब हम लोग H+ का फॉर्मेशन करेंगे तो क्या होगा, एक्चुअली इनके पास जो अवेलेबल सिंगल इलेक्ट्रॉन्स है ये इसको क्या कर देगा, लूज कर देगा। तो अब इस हाइड्रोजन के पास एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, यानी कि ये क्या है, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है। अब इसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, डुएट पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये क्या करता है, ये इस नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन के साथ शेयरिंग कर लेता है। यहां ध्यान देना है, नाइट्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन को दे नहीं रहा है, शेयर कर रहा है। यहां हम लोग स्ट्रक्चर देखें तो नाइट्रोजन के पास देखो 1 2 3 4 5, ओके। नाइट्रोजन के पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब देखो, फर्स्ट हाइड्रोजन, सेकंड हाइड्रोजन एंड थर्ड हाइड्रोजन, ऑक्टेट पूरा करो तो देखो नाइट्रोजन का ऑक्टेट फुलफिल हो गया। आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स, हाइड्रोजन के डुएट पूरे हो गए। अब जो ये एक्स्ट्रा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये क्या करेगा, तो ये हाइड्रोजन आयन के साथ शेयर कर देता है, और इस तरह से क्या हो गया, अब हाइड्रोजन का भी डुएट पूरा हो गया। तो इस तरह से फॉर्म करता है NH4+, ठीक है। तो इसी बॉन्ड को यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, एक एरो से रिप्रेजेंट कर देते हैं, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इट इज व्हाट, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल देखो, SO2। तो यहां देखो सल्फर 2 8 6, तो इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। ऑक्सीजन 2 6, इसको भी 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो अब देखो सल्फर और ऑक्सीजन क्या करते हैं, अपने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को शेयर करते हैं। तो अब यहां देख सकते हो ऑक्टेट पूरा हो गया, इनका भी ऑक्टेट पूरा हो गया। अब इस सल्फर के पास जो एक्स्ट्रा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये दूसरे ऑक्सीजन के साथ क्या कर लेता है, शेयर कर लेता है। तो यहां से हम लोग देखें तो हमारे पास क्या है, ऑक्सीजन 1 पेयर 2 पेयर एंड 3 पेयर। अब ये इसने क्या किया, इस इलेक्ट्रॉन्स के साथ पेयरिंग कर लिया, और जब पेयरिंग कर लिया तो देखो अब इसको हम लोग क्या करेंगे, एक एरो से दिखा देंगे कि ये अपने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को शेयर कर रहा है ऑक्सीजन के साथ, दे नहीं रहा है। यहाँ पे ध्यान देना है, इट डू नॉट डोनेट्स इट्स पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इट्स ओनली शेयर विथ इट। ओके, तो इस तरह से क्या हो जाता है, SO2 का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पे डबल बॉन्ड दिखा दीजिए और यहाँ पे एरो बना दीजिए, जिससे पता चलेगा कि इसने अपना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है ऑक्सीजन के साथ शेयरिंग किया है। ठीक है, तो ये हो जाता है हमारा कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ओके, तो ये उनके एग्जांपल्स हैं और ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। ठीक है।